गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों आपकी जो है ELP सॉरी दोस्तों टेक्नीशियन की जो फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उनकी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन कर दी है, नहीं दोस्तों सॉरी दोस्तों बढ़ा दी है। और वो कर दिया दोस्तों 7/8/2025। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि दोस्तों अब डेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म को अप्लाई कर दें। और आपको पता है दोस्तों इस समय रेगुलर हमारी ये तांडव सीरीज चलती है, जिसकी वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे ग्रुप डी हुआ, ELP हुआ, टेक्नीशियन हुआ, JEE हुआ। तो इससे रिलेटेड जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, जैसे ग्रुप डी 2022, ELP 24 2024, टेक्नीशियन 2024, JEE 2024 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपके लिए कराए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों टेक्नीशियन से रिलेटेड, यानी टेक्नीशियन 2024 का आपका ये शिफ्ट है दोस्तों, ये रहा 23/12/2024 और सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, ये रहा आपका ग्रेड 3rd। और जो स्टूडेंट अभी तक हमारी इस तांडव सीरीज से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारी सीरीज से जुड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपके ग्रुप डी, ELP, टेक्नीशियन, JEE से रिलेटेड एग्ज़ाम जो हैं आने वाले उनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस सीरीज से जुड़ें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्योर साइंस लाइव को, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों अपने हर ग्रुप में, हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं कि 23/12/2024 का हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए दोस्तों अपने पेपर को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था साइंस का, और ये है आपका टेक्नीशियन का, ये तो मैंने आपके लिए बता ही दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछा गया था, एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हर प्रश्न को देखना है, समझना है कि किस प्रकार का पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना दोस्तों, अभी तक जिन स्टूडेंटों ने अपनी थ्योरी कंप्लीट नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी थ्योरी को कंप्लीट करें। सारे चीज़ें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाई हुई हैं नोट्सों के आधार पर। अगर वहाँ से कुछ जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके लिए अलग से टॉपिक लेकर आ जाऊँगा और आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो नोट्सों को कंप्लीट करो, अपनी क्लास भी साथ में लेते रहें। ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्न में से भोजन कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा, इनमें से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है। तो प्लाज्मा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कार्य कौन करता है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये रहा कि एक वायुमंडलीय दाब डैश के बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब जो होता है दोस्तों 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर। ये पास्कल है दोस्तों, दाब को पास्कल में मापा जाता है, ये आपको याद रखना है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में हो तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दूं दोस्तों कि अगर एक ही फूल में हो, जैसे कोई फूल है, यहाँ पर भीतर दोस्तों ये इस प्रकार से होता है, ये पुंकेसर होता है। ठीक है, जैसे कि एक मिनट, ये तो आपका पुंकेसर हुआ, जिसे हम नर जनन भाग कहते हैं, और ये मादा जनन भाग होता है। इसी पर दोस्तों वर्तिकाग्र, वर्तिका और आपका स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें होती हैं अंदर। और यहाँ जस्ट नीचे इधर साइड में दोस्तों होता है आपका अंडाशय। अगर ये दोस्तों इस पुंकेसर से उठकर ही इसी फूल में आ गया तो ये हो गया स्वपरागण। अगर यही पुंकेसर में से जो बीजाणु होते हैं, परागकण जो होते हैं, वे उठकर या किसी चींटी की सहायता से या किसी पक्षी की सहायता से या किसी अन्य कीट की सहायता से किसी अन्य फूल में, जैसे ये कोई फूल है, यहाँ पर चले गए
तो वह होगा पर परागण। जो उसी वृक्ष उसी फूल में जाए तो वह स्वपरागण। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी स्वपरागण ये कहलाता है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है तो Na2SO4 प्लस BaCl2 की जब हमने क्रिया कराई तो BaSO4 बना। तो क्या हुआ दोस्तों, Na2 को Ba ने यानी बेरियम ने जो है विस्थापित कर दिया तो BaSO4 बना। अब इसने क्या किया दोस्तों, ये यहाँ पर जुड़ गया Cl के साथ में Na। ये यहाँ पर ये Na जो उठा है यहाँ से, ये यहाँ पर जुड़ गया Cl के साथ में, तो यहाँ पर भी विस्थापन हुआ, यानी ये यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। ये तो होगी नहीं, ये हुई एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ये आपकी जो है दोस्तों वो है कॉम्बिनेशन नहीं, एक प्रकार से कॉम्बिनेशन नहीं, ये आपकी है जैसे वो कहते हैं ना, अरे एक प्रकार से जो है दोस्तों टूटना, अलग होना। एक तो होता है कॉम्बिनेशन, अरे यार उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भूल गया यार, मतलब एक पदार्थ को दो भागों में टूटना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन कौन सी, केवल दो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कौन सा कथन सही है। मिश्रण के बारे में, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल सही है, बदला जा सकता है मिश्रण। विलयन नहीं बदला जा सकता लेकिन मिश्रण बदला जा सकता है। यौगिकों में नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, बिल्कुल सही है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा, पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर मापे जाने पर इस वस्तु का भार कितना होगा यदि दिया गया है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा वहाँ भार ज़्यादा, जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम वहाँ भार कम, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन द्रव्यमान की जब बात आए तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे पृथ्वी पर भाई गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, क्योंकि पृथ्वी का आकार ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर भार ज़्यादा होगा। और जब इसी भार को जब हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो जैसे कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से जैसे 60 है तो 1/6 ये कट जाएगा, आपका 10 न्यूटन आएगा आपका भार वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोश का विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो 2 भागों में विभक्त होना द्विविखंडन, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि CNG और LPG का संपूर्ण रूप क्या है। कि CNG को क्या कहते हैं साइंस में, और CNG की फुल फॉर्म और LPG की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी है। तो CNG को कहते हैं दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG को कहते हैं दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि C2H2, C2H4, C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित हैं। यह प्रश्न दोस्तों पीछे भी पूछा जा चुका था, ठीक है, और अब ये फिर पूछ लिया गया। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको कि कई बार रिपीट कर दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपसे आंसर पूछा गया है, ये C2H2, C2H4 और आपका C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित हैं। तो इन्हें कहते हैं हम दोस्तों एल्काइन। ये एल्काइन है, ये एल्कीन है, फिर ये एल्केन है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा।
देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये सारी चीज़ें समझाने के लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, जिससे कि आपको एल्केन एल्कीन और एल्काइन सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी जो सारणी है वो भी मैं आपके लिए समझा दूंगा कि किस प्रकार से ये फॉर्मूले बनते हैं, किस प्रकार से नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि 3 प्रतिरोधों यानी 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम को संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध 13 हो जाए। तो 13 सीधा है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी होगा, क्योंकि 6 और 4 10 और 3 13, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्टली जो प्रतिरोध है वो जोड़ दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा, यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या होगा। P बराबर क्या होता है दोस्तों, W/T। पावर यानी दोस्तों शक्ति का फॉर्मूला होता है W यानी कार्य, T यानी समय। तो कार्य क्या है हमारे पास 50 जूल, समय है 10 सेकंड। क्योंकि दोस्तों जो कार्य जो होता है जूल पर सेकंड में होता है, सो दोस्तों पावर इसका मात्रक है जूल, इसका है सेकंड, तो जूल पर सेकंड होता है ये। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा आपका 5 वाट आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है। द्रवों का आकार निश्चित गलत दोस्तों। द्रव ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। डैश शब्द सघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्पंदन इकाई को संदर्भित करता है। तो ये करता है दोस्तों वृक्काणु। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों। क्योंकि दोस्तों ये जो है सूती जो है पानी का उत्तम अवशोषक होता है। यानी सूती वस्त्र जो है पसीना जो होता है यानी पानी जो होता है हमारी बॉडी पर जो पसीना होता है उसे अच्छी तरह सोख लेता है और बाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियाँ डैश पर निर्भर करती हैं। तो ये करती हैं दोस्तों जीवों की शारीरिक बनावट पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज दोस्तों ये की गई थी फैराडे के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा, कि निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिका में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिका में बड़े आकार का होता है। तो ये होता है दोस्तों रसदानी, बॉक्यूल जिसे हम कहते हैं, बॉक्यूल्स जैसे हम कहते हैं, रसदानी, रिक्तिका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों अपने हर फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। उस सीरीज से जुड़ें ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आगे हम चलते हैं दोस्तों सीरीज की तरफ। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में, गलत। यहाँ पर शुक्राशय में दोस्तों शुक्र द्रव यानी वीर्य जो है इकट्ठा होता है। वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं, गलत, बाहर स्थित होते हैं। शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, गलत दोस्तों, कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगला है कि वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन में विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत आपसे पूछा है, बाकी ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, स्थिति कारण नहीं, गति के कारण मौजूद होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है।
और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो साइटोकाइनिन जो है दोस्तों कोशिका विभाजन का ही एक मतलब दोस्तों कोशिका विभाजन का कार्य जो करता है पादप में वो करता है साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि बहुत सारे तंत्रिका रेशे डैश के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, तो वे होते हैं दोस्तों संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं के पतले तारों धातु को पतले तारों खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है। तो ये होता है दोस्तों तन्यता। आघातवर्धी नेता होता है दोस्तों, जैसे कि आघातवर्धी नेता है तो आघातवर्धी नेता है चोट मारकर उसे पतला करना है, फैलाना, वो होता है आघातवर्धी नेता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये होती है दोस्तों 8, क्योंकि दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, इसके चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर 8 होते हैं। इसी प्रकार से आके आपके यहाँ पर दोस्तों ये 2 हुए, 2 के बाद ये दूसरी कक्षा की पूछ रहा है, दूसरी ऊर्जा स्तर की, ये फर्स्ट ऊर्जा स्तर है, यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 8 होते हैं, यहाँ पर 16 होते हैं, यहाँ पर 32 होते हैं, इस प्रकार से चला जाता है। ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवहनी बंडल के समीप पत्तियों की सिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। तो ये होता है दोस्तों स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, जो कि कठोरता प्रदान करता है। आगे हम चलते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो ये तो दोनों होते हैं, 1 और 3 होता है, मुख्य फोकस होता है, बिल्कुल सही है, और ध्रुव होता है, बिल्कुल सही है। आपतन बिंदु बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपतन बिंदु नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई ये रहा मुख्य अक्ष, तो आपतन बिंदु ये कोई है, तो ये जो है ये आपका यहाँ पर आकर किरण टकराई, समांतर भेजेंगे तो ये इस प्रकार से जाएगी। अगर हम इसे इस प्रकार से निकालेंगे तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर ही आकर टकराया, तो स्थायी नहीं होता है। तो केवल मुख्य फोकस और ध्रुव ही जो है मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी हवा में मौजूद डैश के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये करती है दोस्तों सल्फर के साथ। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सल्फर के साथ जो अभिक्रिया अंडा जो है दोस्तों उसमें सल्फर पाया जाता है, उसे भी हम चांदी के बर्तन में नहीं रख सकते, ना ही उसे खा सकते, क्योंकि दोस्तों जहरीला हो जाता है वो, ठीक है। तो सल्फर के कारण ये अभिक्रिया होती है, यानी सल्फर से वो अभिक्रिया कर लेता है, जिससे चांदी जो है कुछ समय बाद काली पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और ये आपसे पूछा गया था यहाँ पर, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन यानी दोस्तों अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कोयले का जलना बिल्कुल नहीं, जल बनना, प्राकृतिक गैस जलना नहीं, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का दूसरा रंग का हो जाना बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में ले जाएंगे तो वो क्या है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करके, सूर्य के प्रकाश के रिप्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या है दोस्तों, वो दूसर यानी ग्रे, थोड़े से भूरे, थोड़े से सांवले काले, ऐसे कुछ ऐसे रंग का हो जाता है, जैसे हम दूसर यानी ग्रे यानी भूरा रंग भी कह सकते हैं, उस प्रकार का ये हो जाता है। तो ये विघटन अभिक्रिया है, सॉरी दोस्तों अपघटन, वियोजन जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाता है। तो असंतुलित बल लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपको बता दो दोस्तों, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की, सॉरी दोस्तों, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का आधा होता है, 2 गुना, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस दूरी 12 है तो वक्रता त्रिज्या डबल होगी, यानी 24। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि गलत युग्म का चयन कीजिए। जैसे प्लास्टिक है, जीवाणु की प्रक्रिया से विघटित नहीं होता है। ये तो सही है दोस्तों, विघटित नहीं होता है। प्रोटीन का यहाँ पर दिया है हमारे शरीर में पच जाता है, ये तो सही है, ये भी सही है। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, बिल्कुल गलत है। चावल हमारे शरीर में पच जाए, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा है यहाँ पर कि गलत क्या है। क्या आप कोयले को पचा सकते हो? तो नहीं पचा सकते। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित सल की एपिथेलियल से बना होता है। परतदार, स्तरित का मतलब परतदार, इस प्रकार से दोस्तों, परत ही तो है ये परतदार बना होता है इस प्रकार से। ठीक होता है दोस्तों त्वचा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। परिवहन से संबंधित, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, जिसमें पहला कथन है दोस्तों, धमनियाँ वे वाहिकाएँ होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, बिल्कुल सही है। धमनियाँ की दीवारें पतली और लोचदार होती हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों। सिराओं में कपाट होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही है। एक मिनट दोस्तों, धमनियों में दीवारें पतली और लोचदार होती हैं, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। तो ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं, यानी ठोस कण अधिक पास पास होते हैं ठोस में, द्रव में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और गैस में बहुत दूर दूर इस प्रकार से ये होते हैं, बस ये अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद अधिक विचलित होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? बैंगनी। विबग्योर कभी आपने पढ़ा हो तो, और नहीं पढ़ा है तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा एक दिन, किसी न दिन अगर मुझे टाइम मिलेगा, जिस दिन कुछ थोड़ा सा समय निकाल के मैं आपके लिए बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, जिन कार्बोहाइड्रेट्स का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें डैश के रूप में संचित कर लिया जाता है, और जो पौधों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। तो यह है दोस्तों आपका स्टार्च। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ये प्रश्न पीछे पूछा जा चुका है तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, पहले ही पूछा जा चुका था और अब भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये भी पूछा जा चुका था दोस्तों, कि द्रव्यमान की निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन किसी बिलियन के द्रव्यमान प्रति बिलियन वटे बिलियन के द्रव्यमान के प्रतिशत का सही सूत्र बताता है। तो ये बताता है दोस्तों, विलेय का द्रव्यमान, विलेय कम मात्रा में होता है और बिलियन अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा नीचे आती है, आपने कभी देखा हो दोस्तों, आपने जैसे पूछा जाता है ना आपसे कि आपका कितना परसेंट बना है, जैसे 10th का मार्कशीट उठा लीजिए, मान लीजिए आपको पूछा है कितना परसेंट बना है, 600 में से कितने मार्क आपके आए हैं। जैसे मान लीजिए आपका पूर्णांक है 200 नंबर और आपके आए 120 नंबर, तो आपसे पूछा जाएगा वह आपकी प्रतिशत कितनी बनी। तो हमेशा कम मात्रा को ऊपर रखा जाता है, 120 को ऊपर रखा जाएगा, 200 को नीचे,
इंटू 100 कर देंगे। तो वही चीज़ तो यहाँ पर बताई गई है कि बिले जो कम मात्रा में होता है उसे ऊपर, और बिलयन जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे नीचे रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो ये आज का दोस्तों आपका टॉपिक था, और जो कि 23/12/2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर था आपका। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।